और मेरी कमी इसे मान लीजिए कि मैंने सभी संग्रह भी नहीं पढ़े हैं, जो संग्रह पढ़े हैं उनके आधार पर बात कर रहा हूं। अभी 2 महीना पहले फिजिक्स में डॉक्टरेट और ताइवान में पीडीएफ कर रहा राजस्थान का एक युवा, जिसका नवीनतम संग्रह आया है देवेश पथसरिया, शीर्षक है नूह की नाव। वो उस संग्रह से जब मैं गुजरा तो मुझे लगा कि अपने ढंग से उन्होंने कविता के पर्यावरण को किस तरह से जीवन धर्मी और पक्षधर बनाने का प्रयास किया है। यानी एक तरफ लीलाधर मंडलोई और सुभाष राय, दूसरी तरफ एक बहुत ही युवा कवि जिसका पहला संग्रह आ रहा है साहित्य अकादमी से 2 महीना पहले, उसमें यह जो सामाजिकता की जो बात हो रही है, सामाजिक पक्षधरता की जो बात की जा रही है, उन तमाम चीजों को किस प्रकार से इन पुस्तकों में नए ढंग से की कविताएं हमारे सामने आ रही हैं और जीवन के तमाम जो रंग हैं वो रंग उसमें उभर रहे हैं, उसकी ओर हम देखते हैं। एक श्री प्रकाश जी की पीढ़ी के ही कवि हैं, एक संग्रह आया जितनी हंसी तुम्हारे होठों पर, जितेंद्र श्रीवास्तव का है। यूं देखेंगे तो लगेगा आपको संग्रह कि वह संग्रह जो है वह प्रेम पर आधारित संग्रह है, लेकिन मेरा निवेदन है कि प्रेम कविता का संग्रह केवल प्रेम पर आधारित नहीं होता है, उसमें भी तमाम संदर्भ होते हैं और उसके सरोकार को यदि आप देखेंगे उसमें तमाम तरह की जो अर्थ छवियां होती हैं उन्हें हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि वह न केवल वर्तमान की बात कर रहा है बल्कि भविष्य की बात कर रहा है। और भूमंडलीकरण के दौर में अगर कोई प्रेम की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्रेम सबकी कविताओं में है। मैं आ रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि भूमंडलीकरण के दौर में जो सब कुछ प्रोडक्ट बनता जा रहा है, उस दौर में अगर प्रेम की बात कर रहा है तो इसका मतलब ही है कि इस समाज को प्रेम की गोली की कितनी आवश्यकता है। क्योंकि और इसे कवियों ने हमेशा महसूस किया है। आप लोगों ने विनय पत्रिका सूरदास का भ्रमर गीत सार पढ़ा है, उस प्रेम की महत्ता को आप जानते हैं। इस क्रम में मैं वाया नई सदी की कुछ कविताओं के माध्यम से यह बताने की कोशिश करूंगा कि उत्तर कोरोना समय में हिंदी कविता का बदलता परिदृश्य को किस प्रकार से कवि ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, और ये सूची दिनों दिन आगे भी बढ़ेगी। मेरी मुझे लगा कि शुरू के संग्रहों से आप देखेंगे वक्रोक्ति और व्यंग तो रहता ही है, लेकिन कवि की कविताएं जो होती हैं, श्री प्रकाश शुक्ल की कविताएं, वही ऊष्मा प्रदान करने वाली कविताएं हैं। एक तरह की मस्ती है, कौतुक रस है, यूं कह सकते हैं कि औघड़पन भी है, और उसी के साथ साथ एक सामाजिक पक्षधरता है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि बिना सामाजिक पक्षधरता के, उसके बोध के, कोई कविता कभी भी टिकाऊ नहीं हो सकती है। अगर कविता आप अपने लिए लिख रहे हैं, उसका सरोकार केवल आप तक है, तो उसका जो टिकाऊपन है वह उतने समय के लिए रहेगा। लेकिन यह जो सामाजिक पक्षधरता होती है, यह कविता को
दीर्घजीवी बनाती है। और मेरी जो दूसरी मान्यता है, इसी पुस्तक के माध्यम से ही नहीं बल्कि प्रथम, ये तो 7वां संग्रह है, पहले संग्रह से अब तक की चीजें जो आई हैं उसमें, और खास तौर पर 12 नई सदी में, इसलिए उत्तर कोरोना काल की कविताएं कह रहा हूं मैं, जो बड़ी बात कहने वाला हूं वह है वैकल्पिक समाज की खोज करने वाली कविताएं हैं। एक अल्टरनेटिव सोसाइटी, यानी भूमि जो है वह नहीं, इससे बेहतर चाहिए। और उस बेहतर, यानी बेहतर मनुष्य जिसकी संकल्पना कुंवर नारायण कर रहे हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि तो फिर नया परिवर्तन क्या हुआ? जानते हैं, महेंद्र जी और विवेक भी, हमारे यहां एक बहुत बंगाल में बड़े कवि हुए चंडीदास, 100 रुपए मानव सत्य, वे मानव सत्य की बात कर रहे हैं, रविंद्रनाथ भी कर रहे हैं, और प्रसाद श्रद्धा के अंतिम सर्ग में शक्ति के विद्युत कण जो विकल बिखरे हों निरूपाय, समन्वय करे सबका विजयिनी मानवता हो जाए, वो भी मानवता की बात कर रहे हैं, और श्री प्रकाश जी भी मानवता की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है मेरा कि क्या मध्यकालीन, सबका विषय तो एक है, लेकिन जब मानवता की, मानव समाज की, वैकल्पिक समाज की स्थापना की बात कवि कर रहा है और उसकी अभिव्यक्ति कर रहा है, उस अभिव्यक्ति का स्वर उसे मिलता कहां से है? जाहिर सी बात है कि श्री प्रकाश जी को जो अभिव्यक्ति का स्वर मिलता है वह चंडीदास के समाज से नहीं मिलता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि जो कवि जितना गहरे जुड़ेगा किससे, समाज से, लोगों से, उसकी अभिव्यक्ति उस ढंग से निराली होगी। इसलिए उनकी कविता, श्री प्रकाश की कविता की चेतना के निर्माण में अपनी कविता को, कविता की भूमिका को वो महत्व देते हैं, जिसमें वो सर्वाधिक महत्व देते हैं शब्दों को। वो खुद कहते हैं कि शब्दों के मसले सत्ता से बड़े और व्यवस्था से विकट होते हैं। सब कवि के लिए परम ब्रह्म की तरह होते हैं। इसलिए ये कविताएं, यानी उत्तर कोरोना काल की कविताएं, वे कविताएं हैं जो कविताएं आपको अंधकार को देखने भर के लिए प्रेरित नहीं करती। देखना भर नहीं है अंधकार को, समझना भर भी नहीं है, उससे जूझना है और उसे हितबोध करना है। और जो कवि इन क्रियाओं से गुजरकर उस अंधकार के चित्र को प्रस्तुत कर देने से ही नहीं, बल्कि जिस वैकल्पिक समाज की मैं बात कर रहा हूं, जो स्वस्थ समाज की बात कर रहा हूं, जो बीमार समाज है उसकी तीमारदारी करता है, उसके स्वस्थ भाव की कामना करता है। जाहिर सी बात है कि वे कविताएं उत्तर कोरोना काल की कविताएं होंगी। कोरोना कालीन कविताओं में जो तमाम विशेषताएं आई निरीश्वरता की, लेकिन ये जो
निरीश्वरता है ना, ये निरीश्वरता को आप इस तरह से न लें मदन भाई की वो जो त्रिपदी के माध्यम से केवल आप उतना समझें तो नहीं है, वो इससे इसके मार्फत से वो लिखते भी हैं कि विजेता तुम्हारे साथ कौन होगा? एक थका हुआ ईश्वर। यानी जो बेहतर समाज होगा, उस बेहतर समाज में एक थके हुए ईश्वर की जरूरत नहीं है। एक सक्रिय, एक क्रियाशील, एक गतिशील, एक चेतनशील मनुष्य की जरूरत है। और कवि की कल्पना उस तरह से है। श्री प्रकाश जी भी लिखते हैं, और आपने सभी देखा है, दुनिया के सारे देवता असहाय और असुरक्षित हो गए हैं। अल्लाह, ईसा, मूसा और ईश्वर सबके सब मुंह बांध कर अपने अपने कमरे में बंद हैं। उत्तर कोरोनाकालीन कवि वह होगा जो वर्तमान को महत्वपूर्ण मानता होगा, लेकिन केवल वर्तमान में जी नहीं रहा होगा। क्योंकि यह जरूर है कि बिना वर्तमान को समझे न हम अतीत में जा सकते हैं, अपनी दृष्टि होनी चाहिए, और न हम भविष्य में जा सकते हैं। वर्तमान की जो स्वस्थ पक्ष हैं, जो अंधेरे पक्ष हैं, उनको अगर हम शिनाख्त नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है कि हम कभी कर्म से चूक रहे हैं। कभी एक बात कहता है, क्या तुम जानते हो वायरस का कोई पूर्वकाल नहीं होता? ये जो वायरस है, क्या यह केवल बीमारी का वायरस है जिसे आप कोरोना कहते हैं, या स्वाइन फ्लू कहते हैं, या और कुछ कहते हैं? मुझे नहीं लगता। उसका सिर्फ एक वर्तमान होता है जो सदा एक उत्तर में बदल रहा होता है। हम ये जानते हैं, और भाई विंध्याचल ने कहा कि जिस समाज में हम जी रहे हैं, कल भी मैं कुछ छात्रों से कह रहा था कि हमारे सारे के सारे संबंध कहीं ना कहीं तार तार हो रहे हैं। और उत्तर कोरोना काल के कवि या कोरोना काल के कवि को वर्तमान पर विचार करने को विवश होना पड़ रहा है। आदमी जहां टैग है, ये कविता है, उसमें दो शब्द हैं, आओ और जाओ। आओ हमारी संस्कृति है, आओ हमारा आचार विचार है, हम स्वागत करने को उत्सुक रहते हैं। और जाओ, बंगाल में तो प्रचलन है, जब हम घर से बाहर भी निकल रहे होते हैं तब हम कहते हैं, मां আমি আসছি, मैं आ रहा हूं। जाना जो क्रिया है, यह बहुत कैसी क्रिया है आप जानते हैं। तो ये बीमार, बीमारी, भगवान, ये तमाम चीजें केवल जो है, यह केवल रोग से संबंधित नहीं है। ये बता दूं मैं, कोरोना कालीन कविता मतलब ये नहीं है फर्स्ट पेज की कविता, सेकंड पेज की कविता, कोरोना का थर्ड पेज की कविता, बूस्टर डोज की कविता, वो कविता नहीं है, वहां तक सीमित नहीं है। सैनिटाइजेशन उस या फिर लॉकडाउन, वो कभी वो नहीं है हमारा। बिल्कुल न मेरा ये आशय है, न श्री प्रकाश जी का है, न मदन जी का है, न अशोक वाजपेयी जी का है, न राजेश सर का है। कोरोना कालीन कविता मतलब वो कविता नहीं है, उसमें एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में इस कालखंड को, इस कविता को हम देखना चाह रहे हैं। मैं कुछ शब्द चित्र
आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 दृश्य दिखाता हूं। रोटी का बिखरना नहीं है कोई घटना। रोटी का बिखरना नहीं है कोई घटना। आप जानते हैं वो दृश्य आपने देखा होगा। रेलवे पटरी के इर्द गिर्द रोटियां पड़ी हुई थी और वह पड़ी हुई है। वह कोई घटना नहीं मानी जा रही थी हमारी समाज व्यवस्था में। उस पर वो चीजें हमें नहीं दिखाया जा रहा था, तो उसे कवि देखता है, सहृदय देखता है, सामाजिक देखता है। दूसरा दृश्य, बच्चा चला जा रहा है और चली जा रही है यह मां भी, जिसके साथ लटक गई है यह कविता। जब समाज हृदयहीन हो जाता है तब एक कविता उसका साथ देती है। और कविता का साथ देना मतलब अभी भी बचा हुआ है बहुत कुछ, अभी भी संभावना है। और याद कीजिए सर्वेश्वर जी को, हर दीवार में खिड़की हो सकती है और उस खिड़की से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। कविता, कोरोना कालीन कविता उस संभावना की खोज या उसकी तलाश करने वाली कविता है। इसलिए यह जो कविता है जिसके साथ लटक गई है यह कविता, यानी जो मानवीय गुण है, जो हमारे धर्म है, जो सामाजिक धर्म है, वह निर्वाह करने की एक, यूं कहें, उत्कट अभिलाषा बनी हुई है। तो हाथ तो थे मगर वीरान थे। तीसरा शब्द दृश्य, श्मशान शवों से पटे थे, घाट खाली सिरों से झुके थे, जहां महापात्र का सूर बदला हुआ था। तमाम दृश्यों को जब रूपायित करता है कवि और देखता है कि बावजूद इसके मीडिया चुप है, लोग भी खामोश हैं, कवि कहता है बोलने की, विरोध की, चीखने की जरूरत है। और आप बोलिए, कवि चाहता है कि इस चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है। ये जो मूर्तियां गढ़ी जा रही हैं और उन मूर्तियों को तोड़ने की बात नहीं है। मूर्तियां मतलब बोल नहीं सकती। कलाकार बंधु क्षमा करें, चित्र भी बोलते हैं लेकिन हम दूसरे अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। और इस संग्रह से 92 सदी संग्रह से जब हम जाते हैं तब हम उत्तर कोरोना कालीन कविता की जो गति है उसकी तरफ इशारा करते हैं। 5 कविताएं हैं और इन 5 कविताओं के माध्यम से कवि ने चुप्पी के समाज शास्त्र को अंकित करने का प्रयास किया है। क्योंकि कवि देख रहा है कि लोग मार तमाम लोग, रघुवीर साहब, भीड़ है, समाज नहीं है, लोग हैं, मनुष्य नहीं है। तो कवि 5 कविताएं जो लिखता है चुप्पी के खिलाफ, भविष्य, लेकिन, हत्या, मन की बात, उसमें वो कहता है कि यह जो सभ्यता का इतिहास है वह दरअसल आदमी के बोलने का इतिहास है। और सबसे बड़ा खतरा बोलने का है। लेकिन जो जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, जागरूकता,
अगर कोई जागरूक व्यक्ति है तो वह खतरा उठाता है। तो इसलिए उस सभ्यता के इतिहास को वह बोलने के इतिहास से जोड़कर कहते हैं। और कभी बोलना किसके लिए चाहता है? वह जो मन की बात कर रहा है वो कहता है कि मैं इस फेज का विरोध करता हूं और चुप्पी के समानांतर मुखर आदमी के पक्ष में अपना बयान देता हूं। कविता किसके साथ होगी? कविता साथ होगी जो मुखर है, जो बोलते हैं। क्योंकि अनेक बीमारियों का, ये सामान्य स्टेटमेंट है मेरा, अनेक बीमारियों का निदान इसमें है कि आपके अंदर जो आ रहा है, जो भाव उमड़ रहा है, उसे आप प्रकट कर दीजिए। आप तनाव से भी मुक्त होंगे। बोलना बहुत जरूरी है। हो सकता है बोलने से आप ही का नुकसान हो, लेकिन उससे बड़ा नुकसान तो आप खुद कर अपना कर रहे हैं न बोलकर। बिना बोले संचित किए हुए यदि आप रखे रहते हैं और अचानक एक दुर्घटना घट जाती है, उसी वजह से वह बढ़ते बढ़ते, उससे तो बेहतर था कि आप बोलकर मुक्त हो जाते। इसलिए ये कविताएं मुझे बहुत अधिक जीवन धर्मी लगी। जीवन धर्मिता, यहां उत्सव धर्मिता से भी अधिक ये कविताएं जीवन धर्मिता है, जीवन के प्रति है। प्यार, विश्वास और जनतंत्र की कड़हा सुनकर भी यदि भूमंडलीकरण के दौर का मनुष्य कहना थोड़ा हाईली एस्टिमेट करना है, भूमंडलीकरण का व्यक्ति अगर सुनकर भी चुप है तो कभी उसका भी निदान खोजता है और ढूंढते हुए कहता है कि बोलने को वह रोक सकते हैं, हमारे प्रदर्शन को भी नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे सोचने का वे क्या करेंगे? लेकिन हमारे सोचने का वे क्या करेंगे? जहां डीएनए नहीं, हमारा वजूद सोचता है। तो कम से कम जिस बाजारवादी उपभोक्तावादी सभ्यता ने हमसे हमारे विवेक को, हमारी सोच को पूरी तरह से कुंद बनाकर या हमसे अलग कर दिया है, विरक्त कर के रखा है, हम सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सोचने के लिए तो बाजार है, विज्ञापन है, वे हमारा भला सोच रहे हैं। ये आप ले लीजिए, आपका बहुत बड़ा लाभ होगा, मुनाफा होगा। तो कैसा मनुष्य होगा जिसके पास कोई सोचने की शक्ति नहीं होगी? वो ठगा जाएगा, वो लूटा जाएगा, वह बिल्कुल उसमें और किसी पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आंख मूंद कर बाजार जो कहता है उसे आप ग्रहण कीजिए। और ये कोरोना कालीन कविता या उत्तर कोरोना कालीन कविता यह कह रही है कि नहीं, हमें अपने वजूद को बचाए रखना पड़ेगा। और ये कवि क्या कर रही हैं? जो कुछ भी लेस मात्र भी बचा हुआ है, थोड़ा सा भी जो कुछ बचा हुआ है, उस बचे हुए को किस तरह से बचाया जा सकता है। जो विनष्ट हो गया तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा भी बचे हुए को किस प्रकार से बचा कर रखा जा सकता है, इन कविताओं में उसकी चिंता है। जो हमारी व्यवस्था है उस पर प्रहार है, पर्यावरण पर बातें की, प्रकृति पर बातें की, लयात्मकता और तुक की ओर कविता का जो प्रत्यावर्तन हो रहा है उसकी ओर भी इशारा किया गया। उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो अंत में कवि कहता है, और कवि के लिखने, कवि के रचने और कवि के प्रकाशित होने से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कवि का कहना।
एक शीर्षक है श्री प्रकाश जी की कविता का, मैंने कहा था। मनुष्यों के मुद्दे राजनीति से बड़े होते हैं। मनुष्यों की बात कर रहा है और अर्थनीति से ज्यादा उलझे हुए कि लोकतंत्र के मुद्दे भुजा से नहीं भाषा से तय होते। यह जो भाषा की बात कर रहा है कवि, वह केवल भाषा नहीं, हमारी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे अस्तित्व की वह बात कर रहा है। भाषा बचेगी और भाषा के माध्यम से अगर वह जनतंत्र का वह लेख हमारे सामने आएगा, वह स्वरूप हमारे सामने आएगा। बाहुबल से जनतंत्र, जनतंत्र की बात कभी करना नहीं चाह रहा है जो बाहुबल से अधिक है, बल्कि जो रिश्तों की उष्मा है, जो मनुष्य के नाते, रिश्ते और संबंधों में जो एक गाढ़ापन है, एक सांद्रता है, उसके आधार पर एक बेहतर समाज, वैकल्पिक समाज की खोज हम कर सकते हैं। बहुत कुछ लूट चुका है, लेकिन इन कवियों का आशय यह है कि जरा हम इस पर सोचें, हम अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को किसी के हवाले न कर दें, हम अपने ढंग से सोचें। तो मुझे लगता है उत्तर कोरोना कालीन कविता के ये सारे संदर्भ हैं और आगे मेरा निवेदन है आप लोगों से, 22, 23 अभी तो बहुत बाकी है। ले देकर नासिरा शर्मा का एक उपन्यास आया, और अल्फा बीटा गामा, या 2 बीघा जमीन जो है, सॉरी 2 गज की दूरी, ममता कालिया की रचना आई, लेकिन अभी बहुत कुछ आना बाकी है। लेकिन जो आई है या इस बात की दस्तक दे रही है कि इसके पहले और अब के जो रचना संसार है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बारीक अंतर आपको बार बार दिखाई पड़ेगा। जो प्रभात ने कही, जो भाई प्रभाकर ने कही, और जिसकी तरफ इशारा बार बार कर रहे थे श्री प्रकाश जी या अपने संयोजन में विंध्याचल जी। बस मेरा यही निवेदन है, ये सारे कुछ सूत्र थे, इन सूत्रों के आधार पर आप जांचें परखें, तो मुझे लगता है कि यह जो चर्चा है दूर तलक जाएगी। और हो सकता है कि आप कहें कि कोई नयापन नहीं है, जो था वही है, लेकिन मेरा मानना है कि राजेश दा के आप जीत संग्रह तक पढ़िए और राजेश दा की इधर आ रही कविताओं को पढ़िए, तो देखेंगे कि कितना अंतर आ रहा हो। क्योंकि कवि जड़ता में नहीं जीता, कवि गतिशील होता है, और उसकी गतिशीलता के साथ साथ उसकी संवेदनाएं बदलती हैं, क्योंकि समय बदल रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य बदल रही हैं, उसके परिदृश्य बदल रही हैं, जिसे आप पर्सपेक्टिव कहते हैं, जिसे आप सिनेरियो कहते हैं, वो सब बदल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभिव्यक्ति भी बदलेगी, और उसकी तरफ इशारा करने के लिए मैंने यही सोचा कि उत्तर कोरोना काल जो 12वीं सदी में एक है, तो इन 3-4 किताबों के आधार पर मैंने एक हाइपोथेसिस ड्रॉ करने की कोशिश की। आगे आप लोग सब स्कॉलर हैं, सुपठित हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी शायद, और मुझे खुशी होगी अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है, तो और भी खुशी होगी, उससे भी ज्यादा खुशी होगी अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।